हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एसे नंबर 720, दैट इज़ ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले समझते हैं, एक एग्जांपल ले रखा है छोटा सा अदर इन्फॉर्मेशन का। जैसे अदर इन्फॉर्मेशन इस एस का कोई लेने देना नहीं है। अदर इन्फॉर्मेशन ऐसा बता रहा हूँ, अदर इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है। जैसे टीसीएस ने अपने मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में ये पूछ लिया कि एफएमसीजी सेक्टर में हमारे $100 के ऊपर के कितने कस्टमर हैं जो हमसे टैक्स सर्विस लेते हैं। तो ये इसके लिए अदर इन्फॉर्मेशन हो गई, नहीं हो गई? इसका कोई रिलेशन थोड़ी ना इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हाँ, वो स्ट्रेटजी बना सकता है कि उनके लिए कुछ और कर सकता है। तो अदर इन्फॉर्मेशन हो तो गई अदर इन्फॉर्मेशन, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो उसका कोई लेना देना है नहीं। सिमिलरली इस कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है? तो इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है? कोई भी फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कहाँ पे इंक्लूडेड होती है एंटिटीज़ की एनुअल रिपोर्ट के अंदर। मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट का ये इसी के अंडर आती है एनुअल रिपोर्ट। बट इट डज नॉट इंक्लूड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो मेरी बात सुनो, कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है या फिर कोई भी नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। वो कहाँ पे मिलेगी हमें? एनुअल रिपोर्ट में एंटिटीज़ के। पर उसका कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेना देना नहीं है या फिर ऑडिटर्स की रिपोर्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि वो उससे सबका अलग होगी। उसके बाद अब इस एसए को लाने का उद्देश्य क्या था, यानी कि 720 को क्यों लाया गया? सबसे पहले क्या कोई मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है किसके बीच में? एंटिटी की अदर इन्फॉर्मेशन के बीच में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में। अब आपको अदर इन्फॉर्मेशन तो पता है, अदर इन्फॉर्मेशन कोई भी फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल जो एनुअल रिपोर्ट में आती है, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने लिखा, इनके बीच में कोई एक तरीके से बताऊँ तो डिफरेंस तो नहीं आ रहा भाई। वहाँ पे कुछ और बोल दिया आपने और इसमें एनुअल रिपोर्ट में आपकी एनुअल रिपोर्ट कुछ और बोल रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके कुछ और बोल रहे हैं। तो कोई भी मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है। देखो, कंसिस्टेंसी तो है लेकिन इनकन्सिस्टेंसी तो है, लेकिन वो कैसी है? मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी। उसी बात आप कहना, अगर है कोई तो आप रिस्पॉन्ड करना अप्रोप्रिएटली। क्या इफ़ एनी सच मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है या फिर अपीयर्स टू एग्जिस्ट? अगर देखो, एग्जिस्ट भी कर सकते, एग्जिस्ट तो होता है कि एग्जिस्ट है यही, लेकिन ये बोल रहा है कि अपीयर्स टू भी एग्जिस्ट। आपको लगता भी है कि अपीयर्स हो सकती है, अपीयर्स टू एग्जिस्ट, उसको भी बता देना। रिस्पॉन्ड करना अप्रोप्रिएटली एंड गाइस रिपोर्ट करना एज पर एस के हिसाब से इन अकॉर्डेंस विद द एस। तो कोई भी मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है अदर इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में, वो देख लेना। और उसको रेस्पॉन्ड करना अप्रोप्रिएटली किसको? अगर कोई सच मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी एग्जिस्ट नहीं करती और अपीयर्स टू एग्जिस्ट, फिर रिपोर्ट करना एज पर एस के हिसाब से। फिर आता है इसका एप्लीकेशन। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? अप्लाई। तो अप्लाई कैसे होगा 720? सबसे पहले सोचो, सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? अदर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्टेन करेंगे अदर इन्फॉर्मेशन, उसके बाद अपने पास तो रखेंगे भाई, उसको थोड़ा सा रीड भी करेंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में डिस्कशन होगा मैनेजमेंट के साथ में, उसी सेम कंटेक्स्ट में। मैंने एक पॉइंट वैसे लिखा है, यानी कि एक मतलब सीक्वेंस वाइज लिखा है सब कुछ। आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ 720 कैसे कैसे एप्लीकेशन होगा इसका। सबसे पहले ऑब्टेन करो अदर इन्फॉर्मेशन। आपने ऑब्टेन करी, ये ऑब्टेन कैसे होगी? रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट को कि वो प्रोवाइड करे अपना फाइनल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट का, जो कि कंप्राइजिंग हो एनुअल रिपोर्ट, यानी कि जिसमें एनुअल रिपोर्ट भी हो। अगर वो आपको आपने मांगा फाइनल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर वो डॉक्यूमेंट फाइनल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट आपको ऑडिटर्स की रिपोर्ट डेट से पहले नहीं मिलता, तो आप अपने आप को सेफर साइड पर रखने के लिए ऑब्टेन कर लो WR। किससे? मैनेजमेंट से। अब इस WR में क्या लिखा रहेगा कि जो अदर इन्फॉर्मेशन है उनका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ चुका है। समझ में आया? तो इसके रिगार्डिंग में कि भाई जो अदर इन्फॉर्मेशन थी उनका भी इम्पैक्ट हमने कंसिडर किया है। ऐसा नहीं है कि एनुअल रिपोर्ट में कुछ और बताया हमने और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और बताया। क्योंकि ऑब्टेन करी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में आप क्या करोगे? रीड करोगे अदर इन्फॉर्मेशन को। किसके लिए? कि कोई मटेरियल मतलब कोई इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है अदर इन्फॉर्मेशन के बीच में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन दोनों के बीच में। तो कंसिडर करना देयर इज़ एनी इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन द अदर इन्फॉर्मेशन एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बस खत्म। अब आ जाओ अगला पॉइंट। अब हमने रीड करी, हमें कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फिर करेंगे हम डिस्कस। किसके साथ में? डिस्कस द मैटर किसके साथ में? मैनेजमेंट के साथ में। एंड परफॉर्म करेंगे अपने नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर टू कंक्लूड करने के लिए। ध्यान रखना वर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर की क्या इनकन्सिस्टेंसी रिप्रेजेंट तो नहीं करती किसी मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइदर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर इन्फॉर्मेशन के बीच में। दोबारा से बोलता हूँ, हमने रीड करी अदर इन्फॉर्मेशन को कि कोई इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है। फिर हम डिस्कस करेंगे
द मैटर विद मैनेजमेंट के साथ में एंड परफॉर्म करेंगे अपने नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर, ये कंक्लूड करने के लिए कि जो इनकन्सिस्टेंसी है वो रिप्रेजेंट तो नहीं करती कहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। आइदर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकती है वो मिसस्टेटमेंट, या फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या फिर अदर इन्फॉर्मेशन में भी हो सकती है। इसके रिगार्डिंग में फिर आपको पता है क्या करना है, फिर आपको करना है अप्लाई 315। क्या करने के लिए, अपने इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए। वो लिखा है देखो, समटाइम ऑडिटर्स के अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट मे ऑल्सो नीड टू बी अपडेटेड अगेन, यानी कि अप्लाई करना आपको ऐसे 315। ये तो हो गया इसका बिल्कुल बेसिक सा मीनिंग। भाई आपने सबसे पहले ऑब्टेन करी, फिर उसको रीड करा, कुछ चीज़ें समझ में आई, तो फिर आपने उसको डिस्कस कर लिया, ख़त्म हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या था कि क्या अभी आपने आप श्योर तो नहीं थे ना, आपने प्रोसीजर लगाए ये कंक्लूड करने के लिए कि क्या कोई इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है जो कि रिप्रेजेंट करती हो मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। अब अगले पॉइंट में क्या करा है, अगर ऑडिटर ये कंक्लूड कर दे कि हाँ एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, तो देन रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट को कि वो करेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैनेजमेंट मना कर देता है, अगर मैनेजमेंट मना कर देता है, कम्युनिकेट करोगे DCWG को, इसका इफेक्ट कंसिडर करना 705 के हिसाब से। एंड गाइस विड्रॉल हो, विड्रॉल भी पॉसिबल हो, अगर आपको लग रहा है कि विड्रॉल करना चाहिए तो आप विड्रॉल भी बिंदास होकर कर सकते हो। ये दोनों में डिफरेंस है। और वहाँ पे तो आप देख रहे हो कि क्या कोई इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है। अब यहाँ पर आप कंक्लूड कर दिया आपने कि एक मटेरियल स्टेटमेंट है अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो वो करेक्टेड होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देता है तो कम्युनिकेट करो DCWG को, उसके हिसाब से फिर अपने इफेक्ट कंसिडर करो 705 के हिसाब से। एंड गाइस अगर विड्रॉल आपको लगता है कि विड्रॉल सही रहेगा, ऐसे अप्रोप्रिएट रहेगा, तो आप विड्रॉल भी कर सकते हो। अब आता है इसका नोट, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या कराए, इफ़ ऑडिटर कंक्लूड कर दे क्या एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है किसके अंदर, अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर, लेकिन कब करती है, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो अभी उसने ऑडिट रिपोर्ट पे यही तो बोलते हैं जिसमें डेट डाल दी है, ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ये था उसमें डेट डाल दी गई होगी। देन उसको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो अदर इन्फॉर्मेशन है इज़ करेक्टेड, यानी कि वो करेक्टेड होनी चाहिए हर हालत में। अगर मैनेजमेंट उसको फेल्स टू मेक करेक्शन, अगर मैनेजमेंट फेल हो जाता है तो आप अपना लीगल राइट्स देखना उसके हिसाब से। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन्फॉर्मेशन जरूर दे देना अपने यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इस बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे देना। ये तो आपका एप्लीकेशन 720 को कैसे कैसे अप्लाई करना है। अब आता है इसका लास्ट वाला पार्ट, जो आता है इसका रिपोर्टिंग। यही इंपॉर्टेंट है। क्या बोले रिपोर्टिंग, देखिए ज़रा हमें करना है रिपोर्टिंग ऑन अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर। सबसे पहले अदर इन्फॉर्मेशन कैसे रिपोर्ट होगी, किसके अंडर में रिपोर्ट होगी, तो एक आप सेपरेट हेडिंग डालना, एक तो अदर इन्फॉर्मेशन या फिर गाइस अदर अप्रोप्रिएट हेडिंग, यानी कि कोई भी अदर अप्रोप्रिएट हेडिंग कोई भी लगती है आपको, उसमें भी डाल सकते हो। अदर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा प्रेफर करना। फिर आते हैं, अगर आप ऑडिट कर रहे हैं किसका, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़ है, इसी के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, लिस्टेड एंटिटीज़ के ऊपर। तो अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके, ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़ के, तो आपको पता है क्या करना है, आपको ऑब्टेन करनी पड़ती है सारी की सारी अदर इन्फॉर्मेशन, या जो एक्सपेक्ट्स है। देखो हैज़ ऑब्टेन और एक्सपेक्ट्स ऑब्टेन, ये एक्सपेक्ट पता क्या आएगा, ये ऑडिटर्स की रिपोर्ट डेट के बाद आएगा। अभी अगला पॉइंट वही है, उसमें समझाऊंगा। एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन अदर इन्फॉर्मेशन, या ये समझ में आया। जब आप लिस्टेड एंटिटीज़ को ऑडिट करने जा रहे हो ना, तो सीधी सी बात है, आपको सारी की सारी अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। याद रखना एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन भी है, एक्सपेक्ट, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना वो भी ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि ऑडिटर्स की रिपोर्ट डेट के बाद में भी आ सकती है कोई अदर इन्फॉर्मेशन, तो वो भी कंसिडर की जाएगी। उसके बाद अनलिस्टेड एंटिटी, इस पर एप्लीकेबल तो फिलहाल होता नहीं है, लेकिन ये कब होगा, जैसे C&AG ने क्या करा, आस्क फॉर इट, यानी कि C&AG ने आपसे मांग लिया एज पर रिक्वायरमेंट। तो देखो सम ये तो थोड़ी सी या फिर पूरी अदर इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। बस इतना याद रखना, अनलिस्टेड कॉर्पोरेट एंटिटी के केस में। लिस्टेड एंटिटी के केस में आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ती है, ध्यान रखना। ये तो है यही, एक्सपेक्ट जो आपको एक्सपेक्टेशन है ना वो भी कंसिडर की जाएगी। उसके बाद ही अब आता है व्हेन ऑडिटर्स की रिपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्लूड एन अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन, द सेक्शन शैल इंक्लूड, यानी कि उस सेक्शन को क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। सबसे पहले एक स्टेटमेंट डालो कि ये जो अदर इन्फॉर्मेशन है इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर आप आइडेंटिफिकेशन करो दो चीज़ों का, क्या, अदर इन्फॉर्मेशन जो हमने ऑब्टेन करी है वो हमने ऑडिटर की रिपोर्ट डेट से पहले कलेक्ट कर ली थी, क्योंकि ऑब्टेन कर ली थी बाय द ऑडिटर प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स की रिपोर्ट। एंड ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी, इसका मतलब पता है क्या है, इसको लिंकेज करना यहाँ से, कहाँ गया, एक्सपेक्ट्स। तो ऑडिट ऑफ इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज को जो इन्फॉर्मेशन आपको एक्सपेक्टेड है कि आएगी, तो ऑडिटर्स की रिपोर्ट डेट के भी बाद में वो भी आप क्या करना, उसको भी आइडेंटिफाई कर लेना।
बस इतना सा बात है। आइडेंटिफिकेशन आपको लिखना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ, यानी कि आपने अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली थी प्रायर टू द ऑडिटर्स की रिपोर्ट डेट से पहले। एंड ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़ का वो आप देख लेना, एक्सपेक्ट करिए, एक्सपेक्टेशन भी कंसिडर की जाएगी। फिर आप डिस्क्रिप्शन देना किसका, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। एंड गाइस लास्ट में आप ये बता देना, डिस्क्रिप्शन देना कि जो अदर इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर मैं ओपिनियन कोई नहीं दे रहा हूँ। देखो, अ स्टेटमेंट दैट ऑडिटर्स रिपोर्ट डज नॉट कवर द अदर इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन, यानी कि इसके ऊपर मैं ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। बस इतना सा आप एक स्टेटमेंट डाल देना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देना। पर इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना जी, अगर वैन अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की गई है प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो आइदर इन दोनों में से एक स्टेटमेंट आएगी दैट ऑडिटर हैज़ नथिंग टू रिपोर्ट, या फिर एक आ सकती है ऑडिटर हैज़ कंक्लूडेड दैट देयर इज एन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अनकरेक्टेड एक मिसस्टेटमेंट है, मिली करेक्ट कर दी गई, एक मिसस्टेटमेंट है, मिली करेक्ट नहीं की गई, यानी कि वो है अनकरेक्टेड मिस्टेट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन। एक स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब करेगी किसको, अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ऑफ द अदर इन्फॉर्मेशन। बस इतना याद रखना, मेन तो पॉइंट इसके ये वाले पॉइंट थे। और ये चाहो तो आप इसमें ज्ञान पे लगा सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के में सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ती है और एक्सपेक्टेशन भी कंसिडर की जाती है। अब आते हैं इसका एक और पॉइंट है इसमें, वैन ऑडिटर एक्सप्रेस करता है क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन। वैन ऑडिटर एक्सप्रेस करता है क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन, तो ऑडिटर शैल कंसिडर द इम्प्लीकेशन किसके, ऑफ मैटर के, जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन आया है फॉर द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। तो ये था आपका एक ऐसे नंबर 720। देखोगे तो 4 ही चीज़ें हैं इसमें, क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर इसकी एप्लीकेशंस हैं, एक तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही है, एप्लीकेशन है, एंड गाइस लास्ट में इसकी क्या है, बस रिपोर्टिंग वाला पार्ट है। ये था इसका ऐसे नंबर 720 का बेसिक सा कर्व्स।